हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टेनो राइटर। पार्लियामेंट्री रिपोर्टर प्रीवियस ईयर डिक्टेशन 140 WPM। डिक्टेशन शुरू होगा 3 सेकंड बाद। शुरू। महोदय, दरअसल पंचायती राज की स्थापना के साथ ही देश में महत्वपूर्ण बदलावों की शुरुआत हुई थी, जिसके अंतर्गत महिलाओं, गरीब, वंचित तबकों की गांव की सत्ता में भागीदारी सुनिश्चित की गई। हालांकि पंचायत प्रतिनिधियों के पद पर काबिज महिलाओं को अक्षम ठहराने की लगातार कोशिशें हुई हैं और प्रचारित किया गया कि उनकी जगह परिवार के पुरुष सदस्य पंचायत चलाते हैं। लेकिन पिछले 20 सालों में कई महिला सरपंचों ने पंचायत की कमान अपने हाथों में लेकर उन जटिल समस्याओं को हल करने के लिए सफलता पाई जो उनके पूर्ववर्ती पुरुष सरपंच के लिए भी संभव नहीं था। कई महिला सरपंचों को गांव के दबंगों से संघर्ष करना पड़ा। इस तरह इन महिलाओं ने एक सामाजिक बदलाव की शुरुआत की, जिसका असर गांव के विकास पर तो पड़ा ही, राजनीति में महिलाओं की भागीदारी भी सुनिश्चित हो सकी। भाषाएं आपस में एक दूसरे को समृद्ध करती हैं, लेकिन हम अक्सर उनकी महत्ता को न पहचान कर उन्हें परस्पर विरोधी भूमिका में ले आते हैं। हमारे देश में बांग्ला, असमिया, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ आदि भाषाओं के प्रति स्थानीय लोगों की चेतना ने ही उनको इस वैश्विक अर्थव्यवस्था के दौर में सर्वमान्य और पूर्णतः प्रभावी बनाया है। अपने देश से बाहर रूस, जर्मनी, फ्रांस आदि अनेक देशों में अंग्रेजी दूसरी भाषा के रूप में भी स्वीकृति नहीं पा सकी, लेकिन हमारे देश के सुदूर ग्रामीण इलाकों की अनेक प्रतिभाएं अंग्रेजी भाषा में निपुण न होने के कारण अलक्षित रह जाने को अभिशप्त रहती हैं। वहीं संसार के अनेक देशों में यह भी संभव है कि कोई व्यक्ति अपनी भाषा का राष्ट्रीय अथवा अंतर्राष्ट्रीय विद्वान हो, फिर भी उसे अंग्रेजी के 4 वाक्य भी बोलना नहीं आता हो। इसलिए अंग्रेजी को किसी अन्य भाषा की तरह जानना, प्रयोग करना और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने विचारों के संप्रेषण के लिए उपयोग करना अच्छी बात है, लेकिन हिंदी की अवहेलना करके उसके अवमूल्यन की स्थिति तैयार करना और इस पर गौरवान्वित होना एक नितांत असांस्कृतिक और अनैतिक कर्म है। यदि हम इस अतिशयता से दूर रहकर हिंदी को अच्छी तरह जानते हुए उसका प्रयोग अपने विचारों की अभिव्यक्ति के लिए करें तो यह एक रचनात्मक प्रयास होगा। भाषा के साथ मनुष्य का जैसा गहरा संबंध होना चाहिए वह आज हमें नहीं दिखाई देता है। मानव पूंजी रिपोर्ट के अनुसार 124 देशों की सूची में भारत मानव पूंजी सूचकांक में बहुत पीछे है। इस मानव पूंजी रिपोर्ट के अनुसार भारत न केवल विकसित देशों रूस, चीन, ब्राज़ील और दक्षिण अफ्रीका से बहुत पीछे है, बल्कि भारतीय उपमहाद्वीप में अपने पड़ोसी देशों श्रीलंका, भूटान और बांग्लादेश से भी पीछे है। अगर देश को दीर्घकालिक विकास के पथ पर ले जाना है तो इसके लिए स्वास्थ्य, शिक्षा और पोषण जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में पहल करनी होगी। इसके विपरीत हमें यह देखने को मिलता है कि इस साल के बजट आवंटन में इन क्षेत्रों को उतनी तवज्जो नहीं मिल पाई है। अगर मानव पूंजी का निर्माण करना है तो शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को ज़्यादा मजबूत और जिम्मेदार बनाना होगा। अमेरिका के एक विश्वविख्यात अर्थशास्त्री ने कहा था कि मानव पूंजी का आशय दक्षता, शिक्षा, स्वास्थ्य और लोगों की कौशल वृद्धि से है। यह पूंजी है क्योंकि यह दक्षता या शिक्षा लंबे समय तक उसी तरह हमारा अभिन्न अंग बनी रहेंगी जैसे कोई मशीन, संयंत्र या फैक्ट्री उत्पादन का हिस्सा बने रहते हैं। इसका सीधा अर्थ यह है कि सैद्धांतिक रूप से पूंजी 2 प्रकार की है। पहली पूंजी जो मूर्त रूप में दिखाई देती है वह भौतिक पूंजी है। इस पूंजी का उत्पादन कार्य में प्रत्यक्ष प्रयोग होता है। दूसरी पूंजी है मानव पूंजी, जो मूर्त रूप में दिखाई नहीं देती है, लेकिन वह उत्पादन की गुणवत्ता और मात्रा दोनों में वृद्धि करने के लिए आवश्यक है।
सुप्रीम कोर्ट के ताज़ा फैसले से यह साफ है कि किसी कानून का बन जाना और संबंधित सभी लोगों तक उस कानून का फायदा सचमुच पहुंच पाना दो एकदम अलग बातें हैं। कम से कम इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के सख्त रुख से यह उम्मीद बन रही है कि इस महीने के आखिर तक सभी जरूरी इंतजाम पूरे करके प्रवासी मजदूरों तक यह सुविधा पहुंचा दी जाएगी। ऐसा हो जाए तो यह एक बड़ी उपलब्धि कही जाएगी, लेकिन ज़रूरी यह भी है कि ऐसे तमाम मामलों में सरकारों के कागजी दावों से आगे बढ़कर यह सुनिश्चित करने के कारगर प्रयास हों कि सभी ज़रूरतमंद लोगों तक सरकारी योजनाओं का लाभ वास्तव में पहुँचे। कोर्ट ने केंद्र से असंगठित क्षेत्र के मजदूरों का नेशनल डेटाबेस तैयार करने का काम 31 जुलाई तक पूरा करने को कहा है। विकास से जुड़े दूसरे अधूरे काम भी इसी बीच पूरे करने होंगे। चूँकि इसके बगैर राशन कार्ड धारक की रियल टाइम पहचान सुनिश्चित नहीं हो सकती, इसलिए यह व्यवस्था भी अमल में नहीं लाई जा सकती कि यूपी या बिहार के किसी मजदूर को मुंबई, बेंगलुरु या चेन्नई में राशन मिल जाए और उसके परिवार को यह उसके गांव स्थित दुकान से मिलता रहे। सुप्रीम कोर्ट ने वन नेशन वन राशन कार्ड योजना को जमीन पर उतारने के लिए जो सख्त निर्देश जारी किए हैं वे बहुत महत्वपूर्ण हैं। महामारी के हालात में आजीविका गंवा चुके प्रवासी मजदूर परिवारों की दयनीय स्थिति की सहज ही कल्पना की जा सकती है। ऐसे हर परिवार के लिए और परिवार के हर सदस्य के लिए राशन पानी का इंतजाम उसी स्थान पर होना चाहिए जहां वे रह रहे हों। इसलिए वन नेशन वन राशन कार्ड की योजना की उपयोगिता और आवश्यकता में कोई संदेह नहीं हो सकता, लेकिन उस पर प्रभावी अमल सुनिश्चित करने को लेकर सवाल जरूर बनता है। इसी सवाल पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों की खिंचाई करते हुए उनके अब तक के प्रयासों की तीखी आलोचना की है। मध्य प्रदेश राज्य में खनिज और वन क्षेत्र देश में सबसे ज़्यादा है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे प्रदेश में इस तरह के उद्योगों और कार्यों के लिए अधिक से अधिक निवेश की व्यवस्था की जाए। इस प्रदेश से हजारों टन कोयला प्रतिदिन देश भर में जाता है, इसलिए सरकार को कोयला खदानों के पास ही थर्मल पावर स्टेशंस बनाने चाहिए ताकि देश को सस्ती बिजली मिल सके। देश में सिंचाई की व्यवस्था मजबूत होने से कृषि उत्पादन में बढ़ोतरी होगी। इसके लिए राज्यों के वित्त मंत्रियों से विचार विमर्श करके सिंचाई व्यवस्था में अधिक धन निवेश करने की योजना तैयार करनी होगी। इससे हमारा देश आत्मनिर्भर बन सकेगा। पंचवर्षीय योजनाओं को सफल बनाने हेतु हमारी सरकार को कठोर प्रयास करने की आवश्यकता है। नया वर्ष भारत के लिए कैसा स्वरूप लेकर आएगा, यह इस बात पर निर्भर करता है कि हम सब मिलकर नए भारत के निर्माण के संबंध में कितनी स्पष्ट धारणा और विचारधारा रखते हैं तथा इस धारणा के अनुरूप हम किस ढंग से उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कितना संगठित होकर प्रयत्न करते हैं। इस वर्ष में आर्थिक क्षेत्र में कोई भयंकर स्थिति उत्पन्न होने की आशा नहीं है, लेकिन यदि सारी दुनिया में ही मंदी की स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो अमेरिका जैसे संपन्न राष्ट्र की अर्थव्यवस्था भी प्रभावित होने लगती है। ऐसी स्थिति में भारतीय अर्थव्यवस्था भी प्रभावित होने लगती है। ऐसी स्थिति में भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक नई और गंभीर चुनौती उत्पन्न हो सकती है। पिछले वर्ष सूखे की स्थिति के कारण अर्थव्यवस्था पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा था और देश के अनेक ग्रामीण क्षेत्रों में पीने के पानी, पशुओं के लिए चारा और खेतीहर मजदूरों के लिए काम की कमी हो गई थी। महोदय, कल जब मैं उस द्वीप पर युद्ध वीरों को श्रद्धांजलि दूंगा तो मैं हमारे दोनों देशों के लोगों के साझा मूल्यों और हमारे दोनों राष्ट्रों के संस्थापक महापुरुषों के साझा सिद्धांतों को याद करूंगा, जो आज भी हमें समानता और समृद्धि के मार्ग पर लगातार आगे बढ़ाते जा रहे हैं। मेरी कामना है कि हमारे दोनों राष्ट्र नए मार्ग प्रशस्त करें और न केवल अपने लिए बल्कि पूरी मानवता हेतु शांति और समृद्धि सुनिश्चित करने के लिए दोनों देशों के लोगों की रचनात्मक ऊर्जा के सदुपयोग हेतु
नए संबंध स्थापित करें। हमें पहले उन लोगों की तरफ ध्यान देना चाहिए जो श्रमिक वर्ग से आते हैं, लेकिन सरकार की ओर से उनकी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए अब तक गंभीर प्रयास नहीं किया गया है। मैं आपको बीड़ी बनाने वाले मजदूरों का उदाहरण देना चाहता हूं, जिनमें पिछले 70 वर्षों से मैं काम कर रहा हूं। इस उद्योग में हमारे देश के लगभग 40 लाख लोग काम करते हैं और एक बीड़ी मजदूर पर आश्रित रहने वालों का यदि हिसाब लगाया जाए तो यह लगभग 1 करोड़ 50 लाख लोगों की आजीविका का सवाल है। समाप्त।